ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको क्रेडिट्स में कन्वर्ट करके इसको इसको एक समग्र शिक्षा नीति में इन्होंने जो बनाया है बहुत अच्छा काम। यूपीएससी प्रेसिडेंट जल्दी शुरू करना क्यों फ़ायदेमंद है? ये जो हम पहली चीज़ देखते हैं किसी भी इंटरव्यू में कैंडिडेट में, वो ये देखते हैं हमें ब्लॉक तो नहीं क्या 1960s तक जो ऑफिसर थे दे वेयर मोर लाइक ICS ऑफिसर, वो सब काले अंग्रेज। और 60 से 80 तक जो थे जब वो ब्लॉटिंग पे का वो बोलते कम थे सुनते ज़्यादा। 1980s के बाद वो बोलते ज़्यादा है सुनते कम थे, क्योंकि दे हैव वेस्टेड देयर टाइम एंड एनर्जी, राइट, एंड दे विल नेवर बिकम कैपिटलिस्ट बिकॉज दे हैव लूजर्स स्टेज, राइट। उसकी बजाय मैं उस स्टूडेंट को प्रेफर करूँगा जो उसने BA साइंस टीपर से या रामदेस कॉलेज से पास की है और वो BA के बाद स्टे करे, उसमें UPSC का एग्जाम दिया, मैं उसको बेटर मानूंगा। क्योंकि ये एक भाई ये अगर 22-23 साल की उम्र में अगर ये IAS बन गए तो इनका कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का चांस बहुत ज़्यादा। मेरा नाम दीपक कुमार पटेल है और मैं USCC का डायरेक्टर हूँ। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनय लांगिया सर, जो कि IT के HOD रहे हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के और UPSC के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। डॉक्टर विनय सर, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सर, हम इसको मतलब बात को अपने कारण शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, मैं पहला क्वेश्चन सर बोर्ड के लिए, जैसे UPSC बोर्ड के लिए, इससे मैं जानना चाहूँगा मैं। तो जैसे कि आप फॉर्मर UPSC बोर्ड मेंबर रहे हैं, तो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो एक्चुअली कैंडिडेट्स में क्या चीज़ें देखना चाहते हैं वो? मैं एक तो आपको बता दूं, पैनल सब का प्ले ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री होता है। अच्छा जी। वो एक्चुअली बोर्ड ही होता है। बोर्ड। और जो बोर्ड होता है वो UPSC का, हम लोग शायद सिविल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, बेसिक रिजल्ट में ही बात है। तो नॉर्मली 4 से 6 बोर्ड होते हैं, कभी 5, कभी 4, कभी 6 बोर्ड होते हैं जब ये प्रक्रिया शुरू होती है। और जो बोर्ड के जो हेड होते हैं उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। हम लोग कई बार गलती से चेयरमैन बोलते हैं। तो जो सही शब्दावली है वो बोर्ड और प्रेसिडेंट है, ना कि पैनल और चेयरमैन। तो मैंने सोचा कि मैं शुरू में ये बात क्लियर कर लीजिए। और ये जो प्रोसेस होता है ये नॉर्मली आप समझ लीजिए कि 7-8 हफ्ते से लेके 10 हफ्ते के बीच में, 10 सप्ताह के अंदर नॉर्मली ख़त्म हो जाता है। कभी कभी बीच में कभी होली आ गई तो 1-2 हफ्ते का ब्रेक हो गया, या जैसे इस साल इन्होंने दिसंबर में ब्रेक दे दिया था 1-2 हफ्ते का, तो उसको मिला के आप मान के चलिए कि 12 हफ्ते हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये प्रक्रिया चलती है। तो आपका प्रश्न ये है कि बोर्ड कैंडिडेट में क्या देख ये आप जानना चाहते हैं। तो देखिए, बोर्ड कैंडिडेट में ये देखना चाहता है कि कैंडिडेट में वो गुण है कि नहीं जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट में है, फिटमेंट फॉर द सर्विस। ओके। तो कैंडिडेट शुड possess those qualities which are required in an IAS officer. That is the purpose of this personality test, मोटे तौर। सेकंड है सर कि काफ़ी एस्पिरेंट्स मानते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज टेस्ट होता है, क्या सही है? देखिए, नॉर्मल स्टैंडर्ड जवाब तो इसका ये होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि नॉलेज इज ऑलरेडी टेस्टेड इन द रिटन टेस्ट एंड बेसिकली टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसमें नॉलेज का कंपोनेंट नहीं होता। मैं उदाहरण देता हूँ, एक कैंडिडेट है, वो BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है। और अगर उससे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक सवाल पूछा जाए और वो उसका जवाब नहीं दे पाए तो वो तो नॉलेज वाला प्रश्न है, लेकिन उसकी नॉलेज ऑटोमेटिकली टेस्ट हो गई कि उसका नॉलेज का लेवल क्या है। तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होती, लेकिन नॉलेज टेस्ट करना पर्पस नहीं है इंटरव्यू का। तो कई बार कई कैंडिडेट्स जो अपने खुद के एरिया में बहुत वीक होते हैं नॉलेज वाइज, और ये मैंने बहुत अनफॉर्चुनेटली IIT के बहुत कैंडिडेट IT स्टूडेंट्स के केस में बहुत देखा है कि वो तैयारी सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी और बाकी फील्ड में करते रह गए और अपनी टेक्नोलॉजी का खुद का ही फील्ड भूल गए। तो वो तो नॉलेज का कंपोनेंट है, होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज बिल्कुल नहीं देखी जाती, लेकिन पर्पस ऑफ दिस पर्सनैलिटी टेस्ट इज नॉट टू चेक द नॉलेज। ओके, नॉलेज इज ऑलरेडी टेस्ट। हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें कौन सी कॉमन गलतियाँ करते हैं वो लोग?
देखिए, कॉमन गलतियां करते हैं, इसमें भी 2-3 तरह से इसको देखा जा सकता है। एक तो जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम जाते हैं बोर्ड की, वो गलतियां ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं होता। एक तो वो होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ गलतियां होती हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर होती हैं, जैसे हैंड्स मूवमेंट है, हाँ बात में हाथ चलाना वगैरह, उस तरह की गलतियां करते हैं। दूसरा, हड़बड़ाहट जो है वो एक कॉमन गलती होती है, वो भी नए वालों में ज़्यादा होती है। ऐसे ही अंदर आने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका। तो जो सेकंड थर्ड टाइम आ रहे होते हैं या जो थोड़े से पुराने लोग होते हैं वो तो सधे हुए होते हैं, लेकिन जो नए वाले होते हैं वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो ये तो मैंने एक जनरल बेसिक आपको गलतियां बताएं। अब जो थोड़ी हायर लेवल की गलतियां होती हैं वो होती हैं व्यवहार से संबंधित। कि प्रश्न ही नहीं सुना ठीक से, जल्दबाजी में जवाब देने बैठ गए, जहाँ छोटा जवाब देना चाहिए वहाँ लंबा जवाब दे रहे हैं, शब्दों का प्रयोग सही नहीं कर रहे, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे। अब वहाँ 5 लोग बैठे हैं, एक आदमी साइड में जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है आप उसी की तरफ देखे जा रहे हैं, बाकी चारों इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। तो इस तरह की भी गलतियाँ होती हैं। कपड़े पहनने वाली भी गलतियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं पता और फिर भी बोले चले जा रहे हैं, वो हाईएस्ट लेवल की गलती मैं मानता हूँ। ये आपको पता नहीं है और फिर भी आप बोल। तो क्या समझिए इंटरव्यू में हमेशा मतलब फॉरेनर्स में जाना चाहिए, वेल सूटेड होके, टाई वगैरह लगा के? देखिए, इसके बहुत तरह से बहुत लोग जवाब देंगे कि हाँ फॉर्मल में जाना चाहिए। और अब मैं बताऊं, जैसे बहुत पहले के दिनों में हर कैंडिडेट सूट में और टाई में आता था। मैं पिछले 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैं देख रहा हूँ आधे कैंडिडेट सूट में और टाई में नहीं आते। ठीक है, ठीक। तो इसका जो बेसिक जवाब ये है कि ऐसी लड़कियां पहले आती थी कॉटन की कलफ साड़ी में आती, और वो हल्के खाकी या पीले रंग से मिलते जुलते लाइट कलर के पेस्टल कलर में साड़ी पहन के कलफ वाली आती, या बिल्कुल नहीं आती। अब बहुत रेयरली आपको लड़कियां उस ड्रेस में मिलेंगी। तो इसका जो बेसिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि एज ए डीएम हाउ विल यू गो इन योर ऑफिस, दैट वे यू शुड बी ड्रेस्ड। ठीक है, ऐसे तो राष्ट्रीय ड्रेस में अगर आप कुर्ते पजामे में जाए आपको कोई नहीं रोक सकता, आप रीजनल ड्रेस में जाए आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट? सो यू आर परफेक्टली अलाउड, बट दैट इज नॉट द ड्रेस यू विल यूज फॉर गोइंग टू योर ऑफिस। तो एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, आप फॉर्मल में जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फॉर्मल में नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर्मल में आप उतना ही जाएंगे जितना फॉर्मल में जाने की आवश्यकता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि टाई पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाई पहनेंगे तो ठीक से रहते हैं। मैं कह रहा था इससे, जैसा भी आपने कहा कि ना कुछ कैंडिडेट्स होता है वो कुछ ज़्यादा जवाब लंबा देते हैं, कुछ शॉर्ट, तो कुछ एक मतलब ये होता है कि भाई हमको इतने वर्ड में चाहिए कि कैंडिडेट जो अपने 300 वर्ड में ही अपना मतलब बात को मतलब अपना वाक्य को मतलब छोटे करने बातों ख़त्म कर पाए, आंसर दे। देखिए, जो एक क्वालिटी एक्सपेक्टेड है आईएएस ऑफिसर में, वो है टू दी पॉइंट बात करना और ब्रीविटी, संक्षेप, सीधा, टू दी पॉइंट। ओके, ये एक क्वालिटी है। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं और मंत्री से बात कर रहे हैं तो आप कम शब्दों में ज़्यादा बात कर, आपसे ये अपेक्षा की जाती है, नहीं कि आप ज़्यादा लंबी लंबी बात कर रहे हैं, राइट? इसलिए ये जो ब्रीविटी है, संक्षेप है, ये तो बहुत आवश्यक है। अब सवाल ये है, आपने 300 शब्द या 350 शब्द जो कहा, ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करे। अब मैं आपसे पूछूं भारतवर्ष की पॉपुलेशन कितनी है, तो शायद आप एक शब्द बोलें, बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 शब्द में आप जवाब दें। तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्य से संबंधित है, तो हो सकता है आप उसको एक सेंटेंस में खत्म कर दें। ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, तो हो सकता है आप 400-500 शब्द में बोलें, ये आपके ऊपर है। तो प्रश्न कैसा है और संदर्भ क्या है? अगर पूछने वाले ने, जो काफ़ी वहाँ पर आईएएस या सिविल सर्विस के जो ऑफिसर बैठे होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, जब वो प्रश्न पूछते हैं तो वो काफ़ी पैराफ्रेजिंग करते हैं, 3-4-5-6 सेंटेंस पहले बोलेंगे, फिर स्थिति समझाएंगे, उसके बाद सवाल पूछते जी। तो अब ऐसे सवाल का तो आप 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में जवाब नहीं देंगे। जब प्रश्न पूछने वाला आपसे 8-9 सेंटेंस में पूछ रहा है, तो आपका जवाब भी उसी तरह से, उसी लंबाई का होगा,
ठीक है। ठीक ठीक ऐसे ही आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिया कि अगर आप कल को ये खाद्य मंत्री बन जाए तो खाद्य सुरक्षा के बारे में आप क्या करेंगे। अब इसका जवाब तो छोटा नहीं होगा, इससे जवाब थोड़ा लंबा होगा, भले आप सोच के जवाब दें। तो प्रश्न की लंबाई के आधार पर, प्रश्न की इम्पोर्टेंस के आधार पर और आपको कितना आता है उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन मोटे तौर पे ये मानता हूँ कोई भी प्रश्न आप 1 से 2 मिनट के अंदर उसका जवाब खत्म कर सकते हैं और मोटे तौर पे आप 8 से 10-12 सेंटेंस में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है मोटे तौर पर। क्योंकि जब आप कहीं ख़त्म करते हैं और अगर सामने वाला चाहता है उस पर कन्वर्सेशन हो, उस पर आगे विचार विमर्श हो, तो वो अगला सवाल पूछते हैं, तो उससे एक चेन ऑफ थॉट्स बनती है और क्वेश्चन आंसर का सेशन बनता है। लेकिन ये नहीं है कि आप एक ही दिशा में बोलते चले जाएं, जो नॉर्मली मैंने बाहर दूसरे इंटरव्यूज में देखा। जैसे हम फैकल्टी सिलेक्शन में जाते हैं या कॉर्पोरेट में जाते हैं तो हमारा अक्सर ये एक्सपीरियंस होता है कि हमने आपसे कुछ पूछा, आप बोलते चले जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, तो हम अगला प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहे आपसे, हमें चुप कराना पड़ता है कि ठीक है। तो यहाँ पर वैसी स्थिति जनरली ना बनती है, ना बनने देनी चाहिए। तो ब्रीविटी जो मैंने कहा संक्षेप में, एक्चुअली सारगर्भित उत्तर होने चाहिए आपने, जो असली बात है वो। थैंक्स। सर आपके हिसाब से इंटरव्यू में एवरेज कैंडिडेट और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा? देखिए, एक तो अभी हमने जो बात कही, जो आईएएस ऑफिसर है, जो सिविल सर्वेंट है, उसको धीर गंभीर शांत होना चाहिए, उसके अंदर विवेक और संयम होना चाहिए और उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। तो जो कमजोर कैंडिडेट होता है या एवरेज कैंडिडेट होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। आपसे हमने प्रश्न पूछा व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पुलिस, हमने प्रश्न सवाल पूछा। अब 99% कैंडिडेट ये बोलेंगे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट। अब ये जवाब 10वीं क्लास का स्टूडेंट भी यही देगा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप भी वही दे रहे हैं, तो यू आर ए एवरेज कैंडिडेट। यू विल नॉट लूज द मार्क्स बट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप जवाब में ये कहते हैं द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पुलिस इज टू स्टॉप द क्राइम, prevention of crime, right, and detection, preservation and presentation of the evidence in the court of law is the primary duty of police, in addition to maintaining law and order and protecting the property, liberty of the citizens. अब ये आंसर बेहतर है। तो आप जब जवाब किसी भी प्रश्न का देते हैं तो आप उसमें अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अब ये 3 शब्द सुन के बोर्ड के मेंबर्स प्रसन्न हो जाए, राइट। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सुन के प्रसन्न नहीं हूँ। तो ये डिफरेंस है एवरेज और गुड आंसर में। मैंने आपको एक उदाहरण के साथ आपको मेरा सर सेकंड सेगमेंट तक बढ़ते हैं जिसमें हम माइंडसेट और पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सर इसमें हमारा सवाल ये है कि रिटन एग्जाम्स के मार्क्स के कंपैरिजन में पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ्स नहीं है अलग से, तो मार्क्स तो अल्टीमेटली जुड़ेंगे। अब ये 275 में से जो मार्क्स आते हैं, इसका महत्व ये है, ज़्यादा महत्व ये है कि रैंक में जो फ़र्क आता है वो इन नंबरों की वजह से आता। तो आपको 140 मिले, राइट, या आपको 200 के ऊपर मिले तो आपका रैंक बदल जाएगा, तो आपको सर्विस कौन सी मिलती है वो बदल जाएगी। तो ज़्यादा महत्व वो वहाँ पड़ता है। तो रिटर्न का तो जो आपका परफॉर्मेंस है वो तो पास्ट रिकॉर्ड है। लेकिन इसका ये भी होता है कि क्योंकि कोई कट ऑफ नहीं है इंटरव्यू में, तो ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ इंटरव्यू में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया फिर भी आदमी सिलेक्शन में चला गया, या यहाँ बहुत अच्छा किया और फिर भी वो सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में नहीं आया। लेकिन मोटे तौर पर इसके मार्क्स काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आपकी सर्विस चेंज हो जाएगी, आपका रैंक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या पर्सनैलिटी टाइम के साथ डेवलप हो सकती है या पहले से फिक्स होती है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है इसमें कुछ चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, बहुत सारी चीज़ें, पेशेंस है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन कुछ हद तक लीडरशिप भी है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। तो पर्सनैलिटी इनफैक्ट यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यूपीएससी में मेंस क्लियर करने के बाद पर्सनैलिटी की बात करना शुरू करते हैं, और जब मॉक इंटरव्यू होता है तब तक उन्होंने पर्सनैलिटी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया होता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही, चाहे 12वीं के बाद से ही, अगर वो पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान दे रहा होता या दे दिया होता, तो उसको ये लास्ट मोमेंट की हड़बड़ाहट और ये सब सीखना जो है, वो गलतियां उसकी नहीं होती। तो पर्सनैलिटी कैन डेफिनेटली बी डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि जन्मजात होती है, पर्सनैलिटी में बहुत सुधार लाए जा सकते हैं, और आदमी धीरे धीरे सीखता है। अब आपको हम अपने उदाहरण देखिए, ओल्डर एज में यू बिकम मोर काइंडर, यस, अदरवाइज व्हेन यू आर इन योर यंगर एज यू आर नॉट दैट काइंड। तो पर्सनैलिटी चेंज हुई ना, तो पर्सनैलिटी पर सबकी चेंज होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने इसलिए पूछा क्योंकि जिन लोगों को स्टूडेंट लाइफ से इस चीज़ के ऊपर ध्यान जिन्होंने दिया होता, तो उनको लास्ट मोमेंट पे इसके लिए भाग दौड़ देंगे। तो सर क्या जो 10th का जो स्टूडेंट होता है या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको धीरे धीरे इन पे मतलब उनको भी लगे कि भाई बच्चे तू ऐसे कर, या तुम ऐसे, आप ऐसे कीजिए, या उसको अपना इतना अवेयर हो, या स्कूल्स में बताया जाए पहले से कॉलेज में भाई ठीक है आपकी पीढ़ी पे आप इतना, या उनके तो फैकल्टीज हो उतना काम करें उनके ऊपर। स्कूल थोड़ा अर्ली है, मैं मान के चलता हूँ 12वीं के बाद का जो टाइम है, क्योंकि उस टाइम थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है स्टूडेंट में। 10वीं 12वीं तक तो टीम वर्क, पार्टिसिपेशन, अपना ऑटोमेटिकली वो जो खेलने में वगैरह में जो डेवलपमेंट होता है वो होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि 12वीं के बाद इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में भाग लेंगे और आप कॉन्शियसली इसको डेवलप करेंगे, तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़े अच्छे प्रोविज़न आ गए हैं जहाँ इसको क्रेडिटाइजेशन किया जा रहा था, आधा क्रेडिट का, 1 क्रेडिट का, जहाँ पर भी हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं कि अगर आप ये कर लें, तो पहले स्टूडेंट्स को ये लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है, इतनी देर में तो हम पढ़ाई कर लेते हैं, हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाते। लेकिन जब उसको इन चीज़ों में भी, एक्टिविटीज़ में भी मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्रेडिट्स मिल रहे हैं उनको, तो ये बड़ी अच्छी सुविधा अब मिल रही है। तो मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट, क्योंकि जब वो स्टूडेंट 12वीं के बाद जाता है तो वो अपने पेरेंट्स की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करता है, क्योंकि वो पेरेंट्स के उससे निकल आता है काफ़ी हद तक। और ये मैं मानूंगा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये कर्तव्य है कि वो स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी पे जहाँ स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जा सके। अब वो बात अलग है कि आईएएस के लिए जिस तरह की पर्सनैलिटी चाहिए, उसकी ग्रूमिंग के लिए क्या किया जाए वो एक अलग पर्सन है। लेकिन मोटे तौर पे आपकी बात का जवाब देते हुए मैं ये मानता हूँ कि पर्सनैलिटी की डेफिनेटली ग्रूमिंग की जा सकती है, की जानी चाहिए, और बेस्ट टाइम इज यूनिवर्सिटी। और तो ड्यूटी एक तरीके से जो कॉलेज स्टाफ हैं, कॉलेजेस का मतलब काम है कि वो स्टूडेंट्स पे, क्योंकि वे जंग धन देश को दे रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल, आप अच्छा नागरिक बनाने के लिए वह जरूरी का नहीं, ठीक है, मैं यूपीएससी के लिए भेजे उसको। हाँ, आगे वो थोड़ा सा अंतर ये है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपको उसका थोड़ा सा डायरेक्शन अलग रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और डिपेंड करता है आप उसको फौज के लिए तैयार कर रहे हो तो डायरेक्शन थोड़ा अलग होगा, उसके लिए आप उसको बैंक के प्रोविजन और से डील कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन थोड़ा अलग होगा। लेकिन बेसिकली अब कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेंगी। अब जैसे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, लेक्चर देना, इंटरव्यू देना, सीवी बनाना, अब ये सब चीज़ें तो कॉमन है। ऐसे आपकी हॉबीज़ है वो कॉमन है, स्पोर्ट्स है वो कॉमन है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं होंगी। तो ये तो आप उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं ये आपकी संस्था के ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसको कैसे ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन ग्रूम करना, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको क्रेडिट्स में कन्वर्ट करके इसको एक समग्र शिक्षा नीति में इन्होंने जो बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा एटीट्यूड यहाँ पर बोर्ड पर सबसे पहले पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है? देखिए, सबसे पहला अगर आप मेरे से पूछें तो उसको आप बहुत तरीके से कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एटीट्यूड, राइट। क्योंकि आईएएस या सिविल सर्विस या यूपीएससी में एप्टीट्यूड चेक नहीं होता, जैसे एटीट्यूड। अब आप उसको एटीट्यूड कह लें, आप उसको ऑनेस्टी कह लें,
आप उसको इंटेग्रिटी कह लें, आप उसको क्रेडिबिलिटी कह लें, आप किसी भी शब्द का प्रयोग करें, लेकिन और ये यहाँ नहीं, कहीं पर लगभग हर इंटरव्यू में होता है कि जो हम पहली चीज़ देखते हैं किसी भी इंटरव्यू में कैंडिडेट में, वो ये देखते हैं हमें ब्लफ तो नहीं करता, राइट? मतलब मैं ब्लफ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी तो शब्द है करना नहीं चाहिए, लेकिन सच ये है, अब आप कैसे 30 मिनट में कैसे चेक करेंगे? आपको आंसर नहीं पता, हम आपसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये कह दें आपको नहीं पता, आप उसमें आप बोर्ड को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? आपको नहीं पता, आप फिर भी उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आधा पता है और पूरा नहीं पता, और अगर आपने शुरू में ही कह दिया कि सर मेरे को इस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, अगर आप अनुमति दिए तो जितना मुझे पता है मैं बोलूँ क्या। अब देखिए इन दोनों में कितना अंतर है। तो जिसने इसको प्रीएम्प्ट कर दिया ये सेंटेंस बोल के, ही इज़ ए गुड कैंडिडेट बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। और जो पहला कैंडिडेट जो शुरू में ही घुमाने में लग गया, अब आप उसको देखिए, एक तो वो उसको पता नहीं है, तो एक तो वो गलत बोलता है और फिर बोले चला जा रहा है, और उससे अगर 2-3 और काउंटर क्वेश्चन पूछते तो मतलब वो फंसता चला जा रहा है, धंसता चला रहा है, मतलब वो अपना इंटरव्यू खराब कर रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ नोइंग और नॉट नोइंग, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ योर बिहेवियर एंड योर एटीट्यूड। दैट मीन्स यू आर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू ब्लफ द बोर्ड। सबसे ज़्यादा नंबर इस बात के कटते हैं किसी भी इंटरव्यू में, बट मोर इम्पोर्टेंटली यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी में जब आपका जो प्रश्न था, सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है, सबसे ज़्यादा ये सर को क्या जो कैंडिडेट था मतलब उसमें एग्रेसिव वगैरह भी कुछ देखा जाता है कि कितना एग्रेसिव है वर्क को लेके या इस तरह का कुछ? नहीं देखिए, अग्रेसिव नेगेटिव वर्ड है, और अग्रेसिव वर्ड देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने शुरू में भी आपको कहा धीर गंभीर और शांत होना चाहिए, तो ये क्वालिटी सिविल सर्वेंट में है कि वो अपने को कंडक्ट ऐसे मैनर में करेगा जिसमें वो बैलेंस्ड। सर आजकल जैसे बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो सपोज निकल जाते हैं मार्केट में और साथ में कैमरा चलता रहता है, वो रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, उन्हें वही इसको हटाओ, ये गलत। तो क्या वो चीज़ सही है? देखिए सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेपुटेशन ऑफ सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ना इन ऐसे अफसरों को ना इस बात का ज्ञान है, ना उनको रोका गया है या रोका जा रहा हो। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, कुछ आईपीएस ऑफिसर हैं, वो इस तरह का बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनको कोई नहीं रोक रहा। तो ये थोड़ा सा गलत तो है ही, क्योंकि जो कंडक्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नहीं है, तो दुख होता है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र 1950 से लेके 2022-23 तक ऑफिसर सर्विस में हैं, तो मैंने बहुत लंबे समय तक इनका व्यवहार और सब कुछ देखा है बहुत क्लोजली। तो अक्सर ये कहा, मतलब मैंने कहा कई जगह, मैंने कहा 1960s तक जो ऑफिसर थे दे वेयर मोर लाइक आईसीएस ऑफिसर, वो सब काले अंग्रेज थे। और 60 से 80 तक जो थे दे वर ब्लॉटिंग पेपर, वो बोलते कम थे, सुनते ज़्यादा थे, वो कभी भी मुंह नहीं खोलते थे जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। दे वर ऑल लाइक ब्लॉटिंग पेपर। और 1980s के बाद वो बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। तो ये सच है। तो जो आप कह रहे हैं, तो कंडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द सर्विसेज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जब इंटरव्यू में अनएक्सपेक्टेड या टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एस्पिरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसमें दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड में। एक तो नॉलेज से रिलेटेड हो सकते हैं, और एक सिचुएशनल हो सकते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अपने होम टाउन में, और आपके घर से 200 गज दूर दंगा हो जाता है, आगजनी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछ लिया गया कि ब्राज़ील का ब्रिक्स में उभरता हुआ क्या रोल है, ठीक है। अब वो दूसरा वाला क्वेश्चन नॉलेज से रिलेटेड, ठीक, पर वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सोचना पड़ेगा। दोनों केसेस में आपको पहला काम तो ये करना है, आप
हमेशा हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, उसका पॉज लेंगे। अब पॉज में भी ये ज़रूरी होता है, पॉज किस में लंबा और किस में छोटा और किस में मीडियम भी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसमें आप शायद 2 सेकंड का पॉज लेंगे, और 2 सेकंड के पॉज का मतलब है आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं, ये नहीं कि आपने प्रश्न सुने बिना ही जवाब देना पे। लेकिन अगर मीडियम टाइप का पॉज है और मीडियम टाइप का क्वेश्चन है तो शायद आप 3-4 सेकंड का पॉज लेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। लेकिन ये वाले प्रश्न जो हैं, ये जो हमने अभी जिसका जिक्र किया, इसमें या तो आप लंबा पॉज लेंगे या आप अनुमति लेंगे बोर्ड से, जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, कि मैं कुछ समय ले सकता हूँ सोचने का और फिर जवाब दूंगा। अगर आपको कभी भी मना नहीं किया जाएगा तब हो सकता है आपका पॉज 10-12 सेकंड का हो जाए, क्योंकि आपने अनुमति ले ली। तो ऐसा अटपटा नहीं लगेगा कि आप अटक गए हैं या रुक गए हैं, और वो वाला जो समय है उसमें आप सोचेंगे। और सोचने से ज़्यादा ज़रूरी ये है आप उसका आंसर स्ट्रक्चर करें, और स्ट्रक्चर करने में आप सोचेंगे कि मेरा ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा और मेरा क्लोजिंग सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि हमेशा प्रश्न जो बनता है अगला वो आपके ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंस से बनता, और यही नहीं कोई दूसरा मेंबर भी उस ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंस को यूज़ करके जब उसका नंबर आएगा पूछने का तो पूछ सकता है। तो इसलिए जब आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इस तरह का होता है, तो अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और आपको उसका उत्तर नहीं पता तो सबसे अच्छा तरीका है आप बता दें कि आपको नहीं आता या आपकी जानकारी नहीं है, आप इसका उत्तर नहीं दे सकते, और क्षमा मांग के आप इसको ख़त्म करें। दूसरा तरीका सोचने वाला है, तो उसमें आप पॉज की अनुमति लेके लंबा पॉज देके फिर उसका जवाब दें, तो ऐसे हैंडल करेंगे। सर नेक्स्ट सेगमेंट है मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करने में। सर इसमें जो मेरा क्वेश्चन है वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यूपीएससी प्रिपरेशन जल्दी शुरू करना क्यों फ़ायदेमंद है? देखिए, पहली बात तो यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू जल्दी करना सबसे बड़ी बात यह है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो माइंडसेट का है। ओके। एक तो आदमी का फोकस क्लियर हो जाता है, उसके लिए करना है जिंदगी, वो भटकता नहीं रहता है कि ये नहीं है कि ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया और अब ये भी नहीं पता कि करना है क्या। ठीक है, मैं आपको बड़ा मज़ेदार उदाहरण देता हूँ कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा, IITs पास कर लिया, उसके बाद IIM भी कर लिया, उसके बाद बहुत टॉप क्लास नौकरी कर ली, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए या मैकिन्जी जैसी कंसल्टिंग फर्म में भी काम कर लिया, 2-3 साल अच्छे सैलरी वगैरह भी ले ली, अच्छे पैकेज में रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा यार ये कोई नौकरी है, हमको तो IAS ऑफिसर होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कि ब्रिलियंट हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो बेसिकली इंटेलिजेंट होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता। तो मैं ऐसे लोगों को और इस तरीके को बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि दे हैव वेस्टेड देयर टाइम एंड एनर्जी, राइट, एंड दे विल नेवर बिकम कैबिनेट सेक्रेटरी बिकॉज दे हैव लूजर्स एज वाइज। उसकी बजाय मैं उस स्टूडेंट को प्रेफर करूँगा जिसने BA सेंट स्टीफन से या हिंदू से या रामजस कॉलेज से पास की है, और वो BA के बाद स्ट्रेट अवे उसने UPSC का एग्ज़ाम दिया। मैं उसको बेटर मानूंगा, क्योंकि ये एज वाइज, ये अगर 22-23 साल की उम्र में अगर ये IAS बन गए तो इनका कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये एंगल है जल्दी और लेट का, जो आपने पूछा जल्दी करने में। तो जल्दी करने में आप ये देखिए कि दूर की कौड़ी, अल्टीमेटली हर आदमी हर लाइन में अपनी लाइन में टॉप पर जाना चाहता है, आते का वही ध्येय होता है। तो यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी है, IAS पोजीशन। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा जो मैंने कहा फोकस, तो उससे आदमी भटकता नहीं है कि उसको क्या करना, राइट। तीसरा जो वो आदमी तैयारी करता है, तो वो पोस्ट एजुकेशन अगर तैयारी करेगा तो उसको टाइम अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और इसके पास टाइम ज़्यादा होगा तैयारी करते। ये तो तीनों मैंने आपको जनरल बातें बताई, लेकिन जो चौथी और ज़्यादा ज़रूरी बात है, तैयारी ठीक से करना, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि गुणवत्ता होनी चाहिए। जो भी आप काम करें तो जल्दी तो करें, लेकिन अगर आप बिना सिर पैर के कर रहे हैं तो वो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो वो ठीक से करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जल्दी करने के अलावा। तो वो एक अलग सब्जेक्ट में ज़्यादा डिस्कशन। तो सब इसमें मतलब किल टॉपिक्स को लेके जैसे अभी बात ही हो रही, तो फिर
कि मतलब ये पेपर की सपोज कॉलेज स्टूडेंट है और बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो किन टॉपिक्स को लेकर अपने स्टार्ट करें सर? अब मैं बताऊं, जैसे एक और एडवांटेज, जैसे ऐसी जगहों पर जहाँ अगर मान लीजिए बीए है और यूपीएससी आने वाले यहाँ के लोग, तो एक तो पीयर ग्रुप का एडवांटेज आपको राइट इन बिगिनिंग नहीं जाता, नहीं तो उसके लिए आपको दिल्ली में आके करोल बाग में या राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में रहना पड़ता। यस। तो आपको ये एक बड़ी सुविधा आपको राइट इन द बिगिनिंग ऑफ बीए फर्स्ट ईयर मिल जाती, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ठीक से करने वाली बात जो मैंने कही, आपने बीए फर्स्ट ईयर में जो करने वाली बात है उसमें आपने एनसीईआरटी की सारी किताबें खत्म करनी। सर मतलब कि कौन सी क्लास से लेके? एनसीईआरटी की किताबें आपकी जो काम की है 9वीं 10वीं से जो किए 8वीं तक तो कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ 9वीं 10वीं की 8वीं 12वीं की हर सब्जेक्ट और ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशनल बेस बनेगा वो बहुत सॉलिड होगा। तो ये अगर आपने फर्स्ट ईयर बीए में ख़त्म कर दिया तो आपको ये नहीं है कि आपको करोल बाग में आके आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। ओके। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो नॉर्मली कहीं बताई नहीं जाती, लिखी नहीं हुई और लोग बोलते भी नहीं है, जो मेरा मानना है कि आपको हमेशा ओरिजिनल सोर्स की तरफ जाना है। ठीक है। अब ओरिजिनल सोर्स क्या है? अगर मैं आपसे इन्फोसिस के बारे में जानना चाहता हूँ तो इन्फोसिस के लिए ओरिजिनल सोर्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ इन्फोसिस है। ओके। और 99% लोग इन्फोसिस की वेबसाइट पर जाएंगे। हाँ। ये अंतर है हमारी बात कर रहे हैं, राइट। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, दैट इज द इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर मेरे को देश की इकोनॉमी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्चुअल वाले चाहिए तो मेरे पास क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्रूफ है। मेरे पास एक बजट है जो एफएम पेश करेंगे, मेरे पास एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्शन में ध्यान से देखूंगा। तीसरा मैं आरबीआई की रिपोर्ट देखूंगा, राइट। तो अगर मैं शुरू से ट्रेंड हूँ टू लुक एट द ओरिजिनल सोर्सेस तो मेरे ज्ञान का लेवल बिल्कुल अलग होगा। और यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही खाली, क्योंकि कोचिंग सेंटर से जो नोट्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे भी ज्ञान होता है। वो ज्ञान वो होता है जो आपको यूपीएससी क्रैक करने में मदद करता है। यहाँ ज्ञान वो है जो आपका पर्सपेक्टिव बना सकते ऊपर है। तो आप जो बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लड़के का जो पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओरिजिनल सोर्स मैंने बताया। इसके अलावा आप स्पीचेस उसको पढ़वाइए, स्पीचेस ऑफ एफएम, स्पीचेस ऑफ आरबीआई गवर्नर, स्पीचेस ऑफ आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आरबीआई की वेबसाइट पे जाए, वहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की स्पीचेस मिलेगी। ऐसी बहुत अच्छी जगह बहुत अच्छी स्पीचेस मिलेगी, ठीक है। आपको प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट ओकेजन्स पे स्पीचेस मिलेंगी, ठीक है। आप यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट बॉडीज पे जाए, वहाँ आपको बहुत अच्छा स्पीचेस और मटेरियल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप मेंस क्लियर करने के बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम इतना लिमिटेड होता है कि आप बुलेट पॉइंट वाले बन जाते हैं। तब ना तो आपके पास टाइम है और पर्सपेक्टिव डेवलप करना तो आप खुद ही जाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं पर्सपेक्टिव डेवलप करने के। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। डैप फॉर्म की हमने बात नहीं की है, डैप फॉर्म बहुत जरूरी है। डैप फॉर्म मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बीए का लड़का है फर्स्ट ईयर में उससे डैप फॉर्म बनवाएं, सेकेंड ईयर में उसी डैप फॉर्म को चेंज करवाएं और थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जो भी बीए 3 ईयर 4 ईयर है आपका, उसमें उसका डैप फाइनल बनना चाहिए। अब डैप में उसकी हॉबीज भी हैं, आपकी संस्था क्या उस हॉबीज के लिए प्रोवाइड फॉर कर रही है, तो उसकी पर्सनैलिटी वहाँ डेवलप होती है हॉबीज से, ठीक है। तो डैफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप उसको उस स्टेज पर आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब डैफ में पता चला कि आपकी माता जी तो बिहार की हैं और पिताजी आपके उत्तर प्रदेश के हैं, लिखा हुआ डैफ, उनकी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। तो एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपेयर यूपी विद बिहार। कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है। अब अगर आप समझदार हैं और पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में आप एक टेबल बनाइए जिसमें इंडिया के सारे स्टेट्स को एक तरफ लिखिए और उसकी डिटेल्स एक तरफ लिखिए,
जैसे फॉर एग्जांपल एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, स्टेट जीडीपी कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि हरियाणा की पॉपुलेशन 4 करोड़ भी नहीं है, 3 करोड़ समथिंग है। हिमाचल की पॉपुलेशन बहुत कम है, उत्तराखंड बहुत ही कम है। लेकिन जब आप यूपी और बड़े 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 प्रदेश अगर आप देखें तो उसमें आपको केवल महाराष्ट्र और बिहार मिलेगा। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा 25 करोड़ है। अब आप पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए नेबरिंग कंट्रीज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और श्रीलंका का क्या हो रहा है, नेपाल का पूछा जाएगा, भूटान का पूछा जाएगा, बर्मा। अब आपने एक टेबल और बना रहा, उसमें आपने इन कंट्रीज के नाम लिखे एक साइड पे, एक कॉलम में सारे नेबरिंग कंट्रीज के इंक्लूडिंग चाइना, और दूसरी साइड पे एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी, पर कैपिटा पे पूरे पैरामीटर स्टेज हो जाए, वो सब लिखा। जो आपने ये टेबल बनाई तो आपको सडनली पता चलेगा कि श्रीलंका की तो पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, जबकि आपको अभी तक यही पता था इकोनॉमी बहुत खराब। तो आपका पर्सपेक्टिव इंप्रूव हुआ। तो भैया इकोनॉमी खराब है लेकिन पर कैपिटा तो उनकी ज़्यादा है। इंडिया भले ही 3rd 4th इकोनॉमी होता रहे दुनिया का, पर कैपिटा तो मैं चला कि आपको श्रीलंका की ज़्यादा है और भूटान की उससे भी ज़्यादा है। अब भूटान की पॉपुलेशन ही इतनी कम, तो आपका पर्सपेक्टिव इससे इम्प्रूव हुआ। और यहाँ पता चला आपको पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। अब अगर आपको ये पता चला कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूपी से कम है, अब आप देखिए आपके कैसे पर्सपेक्टिव बताया। तो ये मैंने आपको जैसे 1-2 चीज़ें बताई। अगर ये स्टूडेंट लाइफ से इस तरह से सीखने की कोशिश करे और समझने की कोशिश करे, तो आप सोचिए कि उसका पर्सपेक्टिव कितना इंप्रूव होगा बाय द टाइम वो बीए अपनी कंप्लीट करेगा, वो किस लेवल का आदमी हो, राइट। प्रोवाइडेड उसको इनपुट ठीक और अच्छी भी है। ऐसे ही वो बीए में अगर वो सब्जेक्ट ले जो उसके ऑप्शनल बनेंगे, तो आप यहाँ वो सब्जेक्ट दिए भी जा रहे हैं कि नहीं, एतोपल हो गया और पढ़ाया भी जा रहा है कि नहीं, इतना एक भी तो जगह होगी। हाँ बिल्कुल, सोशियोलॉजी भी सब जगह होगी, पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी जगह होगी, नहीं हो सकता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना, नहीं सही बात। तो ये जहाँ पर भी इस तरह का प्रयास हो रहा है या करना चाह रहे हैं, तो अगर वहाँ पर मैं एक और उदाहरण देता हूँ जी। इसमें एक दिसंबर 2022 में एक यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, उसका नाम था फॉस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट 2.0। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम 2.0 है कि 1 कोई था नहीं, 1 वॉज एक्चुअली यूबीए, उन्नत भारत अभियान। तो उन्नत भारत अभियान का रिवाइज्ड वर्जन इन्होंने बनाया, और उसमें ही एक कोर्स है जो 2 क्रेडिट का कोर्स उन्होंने लिखा है कि पूरे देश में हर यूनिवर्सिटी यूजी और पीजी में पढ़ाएगी, लिखा हुआ, बहुत क्लियर। अब उसमें क्या है, उसमें स्टूडेंट को आप एंगेज करेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ले जाना, स्टूडेंट को गांव में ले जाना, ठीक है। अब आपका ये स्टूडेंट जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जब ये जाके गांव में स्टडी करेगा, जब इसको पता चलेगा कि जीपीडीपी क्या होता है, अब जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है, उस गांव का बना भी है कि नहीं, सरपंच को क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, वहाँ किस तरह, वहाँ फंडिंग कहाँ से आती है। तो जब ये स्टूडेंट ये चीज़ें देखेगा, स्टडी करेगा, और अगर आप ग्रुप्स बनाएंगे और वो उनके प्रॉब्लम्स में ग्राम प्रधान कई बार पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी मदद करेगा, शिकायत ऊपर दर्ज कराने में ब्लॉक समिति में, ब्लॉक समिति से जिला परिषद में जाएगी, और वहाँ से वो उसको डीएम से कनेक्ट कराएगा स्टूडेंट। अब आप देखिए वो प्रैक्टिकल सीख रहा, इज लर्निंग गवर्नेंस, राइट। ऐसे ही वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जब कर रहा है, वो स्मार्ट सिटी से उसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जो यूजीसी ने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर किया हुआ। आप अनफॉर्चुनेट है, अब जैसे मैं ही इतनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, टीचर यूनिवर्सिटी में मैंने इसको इम्प्लीमेंट कराया, नहीं तो उनको पता ही नहीं था ऐसी कोई गाइडलाइन। तो जहाँ आप यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, वहाँ अगर स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, न सिर्फ उसका गवर्नेंस, उसको शासन प्रशासन में अंतर पता चले, प्रैक्टिकल अप्रोच भी आएगी, प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी, और खाली प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी। He'll learn communication, he'll learn leadership, he'll learn teamwork, because groups में जाएंगे, he'll learn documentation,
तो स्टूडेंट का देखिए कितना कितना उसके पर्सनैलिटी में निखार आएगा। ये है असली पर्सनैलिटी बनना। पढ़ना तो एक जैसे पढ़ना एक एंगल है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी के लिए एक तरह से जा रहा गया, ठीक है मेरा एलिजिबिलिटी, मैंने बीए के लिए एलिजिबिलिटी मेरी फिक्स हो गई। तो उसमें निखार तो ऐसे आएगा ना पर्सनैलिटी, जैसे इस तरह के वो काम करेगा और आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट होगा सर यूपीएससी प्रिपरेशन के भी कौन सा स्पेशलिस्ट स्टार्ट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता कौन से? है? यूपीएससी प्रिपरेशन के कौन सा स्पेक्ट्स अर्ली स्टार्ट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं? मैंने आपको जो बताया, एक तो एनसीईआरटी की किताबों से स्टार्ट करना जो फंडामेंटल है, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शनल की तैयारी ठीक से करना, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स वगैरह है, ये तो कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको बीए से कनेक्ट कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ हिंदू का पेपर पढ़ना और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का पेपर पढ़ना। उसका एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स नहीं करते और करनी चाहिए, आपकी जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, जैसे टाइम है, जैसे इकोनॉमिस्ट है, और अगर वो बीकॉम का स्टूडेंट है तो फॉर्चून और फोर्ब्स है, इस तरह की चीज़ें जो पढ़ना स्टूडेंट 12वीं के बाद थोड़ा थोड़ा, उसको बहुत समझ में नहीं आएगा, कोई बात, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेगा तो उसको पता चलेगा ग्लोबली क्या हो रहा है। एक हैबिट बनती जाएगी। हैबिट बनेगी, बहुत ज़रूरी बात, आप बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को, ठीक मैगजीन्स को पढ़ना, समझना, और उससे जो पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, और वो जो आपस में इनके जो पीयर ग्रुप के जो डिस्कशन, इंटरेक्शन, इट कुड बी इवन मॉक ग्रुप डिस्कशंस या डिबेट्स, या आप जिस भी तरह से उसको लें, तो ये वाली जो तैयारियां हैं ये अर्ली स्टेजेस में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी लॉन्ग टर्म। सर न्यूज़पेपर जैसे आपने कहा कि हिंदू, टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की तो अखबार हैं, और टाइम मैगजीन की मैं बात वो मैगजीन यस, वो सर इसके अलावा जैसे अभी क्या होता है, जैसे छात्र हिंदी न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, तो क्या वो भी बेनिफिशियल है, या कि जो आपने ये दो नाम कहे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, हिंदी इंग्लिश का यहाँ तो और बात यह है कि बहुत सारे छात्र हिंदी में यानी इंटरव्यू देना पसंद करते, तो उनको हिंदी का पढ़ना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं। हिंदी की कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बल्कि मैंने एक 3-4 साल पहले ही एक स्टूडेंट देखा था, राजस्थान के किसी गांव से आया था, और उसकी डिग्री भी किसी बहुत ऑर्डिनरी अननोन से कॉलेज से थी, और जब हम उसका इंटरव्यू ले रहे थे, इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहा था, उसका इतना लर्निंग इतना बढ़िया था, उसका पर्सपेक्टिव इतना बढ़िया था कि मैं दंग रह गया। बिल्कुल इधर रूरल राजस्थान से आया हुआ था, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी नॉलेज, हर चीज़ देख के मैं दंग रह गया। तो ये जब वो चाहे हिंदी में पढ़ेगा, चाहे इंग्लिश में पढ़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, देखिए पर्सपेक्टिव इंप्रूव होना अलग है, और भाषा एक अलग चीज़। तो आपको हिंदी का भी मलाना ही होगा, इसका कोई दो राय नहीं। हिंदी का भी जहाँ तक जितना एज ए इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं आप कीजिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव में कोई भाषा का कोई वो नहीं। और एक बहुत अच्छी जो चीज़ यूपीएससी में हो गई है, चाहे बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गई है, मुझे याद है शुरू के कुछ साल हम लोग जाते थे, तो अगर हिंदी में इंटरव्यू चल रहा है और आदमी इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करता था तो बुरा माना जा। हालांकि हम लोग को इंस्ट्रक्शन थी नंबर नहीं कटेंगे उसके, लेकिन नेचुरली सब कॉन्शियस माइंड में तो मार्क्स लूज करता ही था वो, और इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा है, बीच में हिंदी में बोलने लगता था। और अभी भी कई कैंडिडेट्स आते हैं, हिंदी में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इंटरव्यू के लिए इंग्लिश लिख देते हैं, या वाइस वर्सा, और वो आके मॉक इंटरव्यू हमसे पूछते हैं कि सर हम हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले। तो रियलिटी ये है, पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान की भाषा ही यही हो गई, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश हो गया है। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछने वाले भी आजकल मिक्स में बोलते हैं, और बोलने वाले भी बीच में मिक्स में बोल लेते हैं, तो बुरा नहीं मान रहे। और कई बार कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि सर मैंने लिखा तो इंग्लिश में है, पर कई बार मेरे को शब्द नहीं मिलते, मैं हिंदी में बोल लूँ। तो हमने उनको कहा कि आपको ये चीज़ प्रीएम्प्ट कर लेनी चाहिए, आपको बोर्ड को कह देना चाहिए शुरू में ही कि सर अगर मैं कभी कभी हिंदी शब्दों का प्रयोग करूं तो वो शायद आप उसकी अनुमति दे देंगे, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं देंगे। तो आपने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, तो जब आप बोल रहे हैं आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोल रहे हैं एज ए कैंडिडेट, एज ए बोर्ड मेंबर तो आप मिक्स में बोल ही रहे हैं, बट एज ए कैंडिडेट यू हैव टेकन परमिशन बिफोर हैंड, तो विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो इसलिए जो कैंडिडेट आपके हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, वो आज की डेट में इशू नहीं है।
पहले था किसी और। अब एक्चुअली क्वेश्चन पेपर बनाने के आवाज़दारी है कि हर बार, क्योंकि वो बंद कर देते हैं, हॉल में लॉक कर देते हैं। सर जैसे न्यूज़पेपर्स की बात हो रही थी और उसमें क्या कोई प्रॉपर सेगमेंट पढ़ना चाहिए कि जैसे एडिटोरियल पढ़ लिया, संपादकीय पढ़ लिया, या कोई करंट चीज़ चल रही है, जैसे सपोज अभी यू वाला आजकल आ रखे हैं मैम हमारा टेडोर FTA का, तो कुछ इस तरह का को बोल रहे? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो संपादकीय तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, और दूसरा किस खबर की कितना महत्व है। जैसे अभी आते EU की बात, अब इस खबर का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम अमेरिका से हटके EU के साथ अपने संबंध बना रहे हैं। उसका बेसिक वो एग्रीमेंट है जो अब साइन हुआ है 2 दिन पहले, जी। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ये मानूंगा कि अगर कैंडिडेट का इमीडिएट इंटरव्यू नहीं है और टाइम है और वो कॉलेज में है, तो उसको तो वो ओरिजिनल एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए जो साइन हो, और वो मिल जाएगा। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में अब वो जो मर्डर की, डकैती की, लूट की, हत्या की खबरें हैं, वो क्या पढ़ेगा वो, और या फलाने पार्षद ने ये कह दिया और ढिमकाने विधायक का ये हो गया, तो वो खबरें नहीं है पढ़ने की। लेकिन अगर उसकी हॉबी स्पोर्ट्स की है तो उसको स्पोर्ट्स पे देखना बहुत ज़रूरी। अगर उसका बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरफ रुझान ही नहीं है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन उसका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फिर वो मैगजीन्स और अखबार भी वैसे चुनेगा में कवरेज अच्छा आता है। लेकिन जब हमने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की बात की थी, वो संपादकीय वाला जो पेज होता है, जो पृष्ठ होता है बीच वाला मिड्यूरे, जिसमें संपादकीय होता है, उसके साथ जो लेख आता है बड़ा संपादकीय के अलावा, वो काफ़ी साल गर्भित होता है, उसको पढ़ना चाहिए। सर नेक्स्ट सेगमेंट तो मूव करते हैं सर। यहाँ ये हमारा BA प्लस UPSC इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन वाला सेगमेंट है सर। आप BA के साथ साथ UP प्रिपरेशन करने वाले इस प्रोग्राम्स जैसे BA प्लस UPSC को कैसे देखते हैं सर? मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है कि ऐसा माना जाता है और सच भी है कि BA में उतना अकेडमिक रिगर नहीं होता, तो वो जो छात्र है उसके पास बहुत समय होता है, और ये बहुत अच्छी बात है। उसके समय को और उसकी एनर्जी को आप राइट डायरेक्शन में मोल्ड कर, ठीक, तो आप वास्तव में उसका भला करो, ठीक है। तो एक तो ये संदर्भ है। दूसरा ये है कि जिसको बोलते हैं ना कैचिंग द बर्ड एट अर्ली स्टेज, तो आप उसको समय से समय भी ज़्यादा मिल रहा है उसको तैयारी का, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि उसका माइंडसेट सही प्रिपेयर किया जा रहा है। तो उसको जैसे पर्सपेक्टिव की मैं जैसे बात कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर उसको उस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाए और उस तरह का उसको मार्गदर्शन दिया जाए। तो मैं खुद तो इसको बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मानता हूँ। वो बात अलग है कि आप इसके साथ प्लान B भी इंक्लूड करना चाहेंगे कि नहीं, वो तो संस्था के ऊपर। सर प्लान B क्या होगा सर? प्लान B है कि आप उसी BA में आप कुछ स्टूडेंट्स को क्या आप सिलेक्शन बोर्ड SSB के लिए तैयार कर रहे हैं कि नहीं, ओके, या उसी में आप बैंक के PO के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं कि नहीं, ओके। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए और जानिए कि देश में 3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पिछले कई सालों से जो रिकॉर्ड है 10 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं और 1000 से कम सेलेक्ट होते हैं, तो 0.1% का सिलेक्शन रेट है। और जैसे इसमें तो IAS में तो 14-15 लाख अप्लाई करते हैं, पर उसमें से जो बैठते हैं और जो एक्चुअल अपीयर होते हैं उसका नंबर कम है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो PO का एग्ज़ाम है उसमें जो लोग अप्लाई करते हैं वो बैठते भी हैं, क्योंकि उन्होंने वो पोस्टल ऑर्डर वगैरह भरा होता है, पैसे लगे, तो दोनों में ये अंतर है। लेकिन ये 3 एग्ज़ाम हैं कंट्री में जिसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, जो अर्हताएँ हैं, वो केवल स्नातक लेवल की हैं, ग्रेजुएट की। तो जब आप ग्रेजुएट को तैयार ही कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है, खाली आप उसको UPSC तक लिमिट करते हैं या आप प्लान B भी उसको दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सोचने की बात है, तो इससे थोड़ा सा डाइवर्शन होगा, लेकिन ये एक संभावना है जिसके ऊपर विचार किया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन और UPSC प्रिपरेशन को साथ में करना लॉन्ग टर्म में करियर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है? लॉन्ग टर्म में किसके लिए कैसे हेल्पफुल होता है? देखिए, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल 100% हेल्पफुल होता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि UPSC में
जो लोग भी तैयारी करते हैं और मेंस तक भी पहुंचते हैं और मेंस की तैयारी करते हैं, भले ही वो सेलेक्ट ना हो, मैंने ऐसे बहुत कैंडिडेट देखे हैं लाइफ में, नेचुरली बहुत लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते, दे आर बेटर ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव बेटर नॉलेज, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो जहाँ पर जो भी नौकरी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो यू आर प्रिपेयरिंग बेटर सिटीजन्स इवन इफ दे आर नॉट सेलेक्टेड इन दिस। तो ये एक मुझको तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लगता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये लोग, मैंने जैसे बताया कि चलिए यूपीएससी नहीं क्रैक किया, उसने मान लीजिए वो पीओ बन गया, पीओ बन गया, बैग पीओ भी नहीं बना, तो हमने एक स्टेट सिविल सर्विस की तो अभी तक बात ही नहीं की है, सही बात। तो देखिए आपको दोनों तीनों तरह के लोग मिलेंगे। कोई लोग आपको इस तरह के मिलेंगे जो यूपीएससी नहीं होता तो स्टेट सिविल सर्विस में जाना, एक वो उस तरह के। यूपीएससी में भी दो तरह के हैं, वो सीएससी में ना जाके सीएपीएफ में जाना, तो उस तरह के भी लोग कौन सर्विस में जाना। तो यूपीएससी में भी बहुत संभावना है, खाली सीएससी नहीं है। तो यूपीएससी के अलावा स्टेट लेवल की बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है। तो एक तो वो सारी संभावनाएं, उसके बाद जो है स्टेट बैंक पीओ के अलावा और बैंक्स के पीओ की संभावना है। तीसरा आपको जो है फौज की है, आप डिफेंस सर्विसेज में आप डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री में इतने ज़्यादा एवेन्यूज ओपन है ऑर्डिनरी ग्रेजुएट के लिए। तो ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है कि उसका ओरिएंटेशन और झुकाव किस तरफ है, वो उस तरफ तैयारी कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म तो खैर दूर की बात है, मीडियम टर्म में कहूँगा कि मीडियम टर्म में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज। लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने कहा, इट टर्न आउट टू बी ए बेटर इन्फॉर्म्ड citizen and human being, so he will definitely be a better employee, better person in any manner. वो तो बहुत और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बीए प्लस यूपी स्ट्रीम को फर्स्ट ईयर में कौन से में हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए? देखिए, एक तो रीडिंग की हैबिट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो हमने अभी तक बात नहीं की है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन थी। अब आप उसको डायरिंग कह लीजिए, जर्नलिंग कह लीजिए, अलग अलग नाम से जो भी है, लेकिन अगर स्टूडेंट हर हफ्ते ही लुक्स बैक एट हिज ओन वर्क डन एंड चेक्स इज ही ऑन द ट्रैक और नॉट, उसने क्या किया एक हफ्ते और अगले हफ्ते क्या करेगा, आइडियली तो डेली बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ती है इन चीज़ों की, एकदम से नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं मानता हूँ सप्ताहवार अगर कैंडिडेट ये देखे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करे कि उसने इस हफ्ते क्या सीखा, क्या किया और अगले हफ्ते उसका क्या प्लान है, तो ये हैबिट उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और दूसरा रीडिंग हैबिट, अच्छा राइटिंग हैबिट, क्वेश्चंस का जवाब देना, राइट, और अगेन डिस्कशंस। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से डे 1 से डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, लेकिन ये तो ब्रॉड लेवल पर तो ये चीज़ें, ये हैबिट्स इनकलकेट करनी। रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीडिंग, डॉक्यूमेंटिंग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कैसे स्टूडेंट्स को लास्ट मिनट प्रेशर और पैनिक से बचाते हैं? ये तो प्रश्न में ही आपका उत्तर है। जिसकी तैयारी है, जो तैयारी करके आया है, वो कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर जो है वो डरता नहीं है, सबसे बड़ी बात है, वो हड़बड़ाहट में नहीं होता। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली सर्विस भी कर रहे हैं, मेंस भी क्रैक किया, उनके पास टाइम ही नहीं है और वो तैयारी किए बिना मॉक्स में हम लोग देखते हैं अक्सर उसकी काफ़ी हद तक उनके इंटरव्यू ख़राब हो जाते हैं मॉक्स में, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं बेचारे। उनको आप मतलब यू कैन ब्लेम देम एज अगेंस्ट दिस, जो बिल्कुल एक सही मजबूती से ग्राउंडेड है और जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है और जिसकी तैयारी बढ़िया है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल ही है ना। वो आपके प्रश्न में ही उत्तर। ये यंग एस्पिरेंट्स के लिए गाइडेंस एंड कोचिंग। इसमें हमारा प्रश्न है कि जो स्टूडेंट स्कूल के बाद ही यूपीएससी जर्नी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या होगा? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि यंग एज में अगर वो पर्सपेक्टिव डेवलप करना सीख जाएं, और पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, इतना आसान नहीं है उस उम्र में पर्सपेक्टिव डेवलप करना, लेकिन अगर वो ओरिजिनल सोर्स पे जाना शुरू करें और सीखें,
मैं उदाहरण देता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, काफ़ी क्वेश्चन उस पर पूछे जाते रहे हैं यूपीएससी में, मॉक्स में भी पूछे जाते हैं। और मेरा खुद का ये उदाहरण है कि मैंने आपसे पूछा, आप मेरे को कोई एक सिंगल आउटस्टैंडिंग फीचर एनईपी का बता दीजिए। तो वो कैंडिडेट जो है ना, वही घिसा पिटा रटा हुआ मल्टीडिसिप्लिनरिटी और 4 ईयर अंडर ग्रेड और वो सब बुलेट पॉइंट का जवाब देता। जबकि अगर आपने एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होती ठीक से, तो टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनईपी, जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में कवर्ड। और ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है एनईपी में कि एवरी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री विल हैव एन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपको ताज्जुब होगा, आईआईटी रुड़की एजुकेशन डिपार्टमेंट खोल रहा। ओके। एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री विल हैव एजुकेशन डिपार्टमेंट। और उसमें क्या है कि बीएड का स्वरूप चेंज हो गया। आप टीजीडी फिजिक्स आप बनना चाहते, तो जब आप नए तरीके की जो बीएड करने जाएंगे, 2 साल आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे और उसके बाद 2 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे। अब ये चीज़ें दी हुई हैं, गिवन है, और कैंडिडेट्स को इसके बारे में दूर दूर तक नहीं पता, क्योंकि वो बुलेट पॉइंट में खो चुका है, क्योंकि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ 65 पेज का, ठीक है, 39,500 शब्द। और अगर आप बीएड हैं और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उससे पहले जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है, जिसके बेसिस पे एनईपी बनी है, वो 484 पेज की है। अगर आप वो पढ़ लें, तो आपको हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका यूपीएससी आधा क्लियर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यू हैव रेड द ओरिजिनल स्टफ, राइट। तो ये जो स्टूडेंट्स के बारे में आपने अर्ली स्टेज वालों के पूछा मेरे से, तो मैं कहूँगा कि ओरिजिनल सोर्स पे जाके पढ़ने का महत्व बिल्कुल अलग है। मैं आपसे एक अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ कि पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है, उसको मैं कुछ साल पहले उसको स्टडी कर रहा था। तो उसमें मेरे को एक रिपोर्ट मिली, और रिपोर्ट किसी कंसल्टेंट की रिपोर्ट थी, यूएन की किसी कंसल्टेंट की। और ज़िंदगी में मेरे को पहली बार समझ में आया कि हमारे देश में नक्सल प्रॉब्लम क्यों। अब आप देखिए, मैं तो नक्सलबाड़ी सन 1971 में गया हूँ, खुद गया हूँ नक्सलबाड़ी में सन 1971 में। और उसके बावजूद, इन सब चीज़ों में रहने के बावजूद, मेरे को नक्सल मूवमेंट का ओरिजिन और क्रक्स ठीक से नहीं पता था। और वो यूएन की रिपोर्ट कुछ पेज की थी, वो जब मैंने पढ़ी तो मेरे को क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम समझ में आया। आज भी देश में नक्सल प्रॉब्लम अंडरस्टेटेड है, क्योंकि आप अपने देश में रह के अपने ही आदमियों को मार रहे हैं। मतलब इससे बड़ी क्या गलत चीज़ हो सकती है, राइट? मतलब दिस इज हाइट ऑफ नॉनसेंस। तो मैंने नक्सल के बारे में किसी रिपोर्ट से मिनिस्ट्री की मेरे को जानकारी हुई इस उम्र। तो आप सोचिए कि वो जो बच्चा जो अपना बिगिनर है, अगर वो शुरू में इस तरह की चीज़ों की तरफ दे। मैं दूसरा उदाहरण देख रही, 175 साल आईआईटी रुड़की के पूरे हुए थे, तो कहीं इनविटेशन था एक कॉन्फ्रेंस में, तो एनईपी के बारे में मुझे बुलाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप स्टेम एजुकेशन के ऊपर, एनईपी के ऊपर आप भाषण दी। तो साहब मैं रिपोर्ट में ओरिजिनल वाली है मेरे पास, तो उसमें गया और मैंने सर्च में स्टेम वर्ड डाला, और मेरे को 39,500 शब्दों में एक जगह खाली स्टेम वर्ड आ गया। तो मेरे को बहुत छक्का लगा। उसके बाद मैंने कस्तूरी रंगन की ओरिजिनल से 483 पेज है उस पर डाला, तो मेरे को 2 जगह स्टेम वर्ड। तो मुझे लगा देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी देखा, कस्तूरी रंगन कमेटी, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी देयर वाज नॉट अ सिंगल इंजीनियर इन दैट आईआईटी आई एम तो छोड़ चुके। और उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग थे उस कमेटी में, वो या एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे या सोशल साइंसेस के थे। तब फिर मैंने देखा कि लैंग्वेजेस और इंडियन इथोस
17% of the policy is covered only in these two items, education and और ये जो AI रोबोटिक्स ये है, इसका इधर उधर कभी का छिड़काव था, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस में नहीं है, ये के ऊपर रिपोर्ट में नहीं है. तो ये पता चला ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी में देखना चाहिए. अब हम हेल्थ पॉलिसी पे आते हैं. क्या अब मैं जब वॉक इंटरव्यू में अक्सर कैंडिडेट से सवाल पूछता हूँ कि भैया हेल्थ पॉलिसी की कमेटी कौन सी थी, किस कमेटी ने बनाया, उनको पता ही नहीं है. क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने कभी कष्ट नहीं लिया. और सच ये है कमेटी थी नहीं, कोई कमेटी थी. तो उनको ये जवाब देना आना चाहिए कि देयर वाज नो कमेटी व्हिच वाज फॉर्म टू मेक द हेल्थ पॉलिसी व्हिच इज इफेक्ट. तो ओरिजिनल सोर्स का मैं महत्व आपको इस लेवल तक बता रहा हूँ. तो ये शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है. ये आपके प्रश्न का मैंने बहुत लंबा उत्तर दिया, लेकिन ये तो थोड़ा सा स्टेम के बारे में बता पाए. स्टेम जो है, स्टेम शब्द अमेरिकन शब्द है. इंडिया में इसका प्रयोग मेरे ख्याल से 8-10 साल से 10-12 साल से शुरू हुआ. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और एम इज़ नॉट फॉर मैनेजमेंट, इट इज़ फॉर मैथमेटिक्स. अब स्टेम का कई लोगों ने स्टीम बना दिया. हाँ, एक वर्ड और आया है सर. हाँ, आर्ट्स बेड़ा सर. ई फॉर इंजीनियरिंग या ए फॉर आर्ट्स. तो स्टीम बना दिया. खैर ये एक्रोनिम्स हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब वो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं तो आपको पता होने चाहिए एक्रोनिम बने जो भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर. लास्ट में एक ऐसी कौन सी हैबिट या अप्रोच है जो हर अर्ली यूपीएससी एस्पिरेंट को जरूर डेवलप करनी चाहिए? मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंसी कम फ्रॉम डिसिप्लिन. ठीक है. और बहुत सारे लोग 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई की बात करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मान पाया इस चीज़ को. मैं बिल्कुल सही नहीं. मैं सर उस पर ही आने सका सर. क्या जरा मैं बिल्कुल सही नहीं मानता 16-18 घंटे पढ़ना, क्योंकि यू सी ए फिजिकली फिट बॉडी विल कीप गुड माइंड. यस. तो अगर मेरे को तैयारी करनी होती तो हो सकता है मैं हर 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक पे. तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल और वो होता है. हो सकता है कोई आदमी आधे घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक ले, हो सकता है कोई आदमी 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले, हो सकता है कोई आदमी 2 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक ले. हर एक की बॉडी अलग है, माइंड अलग है. लेकिन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू शुड नो द वैल्यू ऑफ गिविंग राइट ब्रेक्स टू कीप योर माइंड फ्रेश. एंड यू शुड ऑल्सो डू फिजिकल एक्टिविटी. अब वो चाहे खेलना है, चाहे वॉक करना है, चाहे जिम जाना है, चाहे जॉगिंग है, सबके अलग अलग शौक हैं और वो है. अगर उसको आप छोड़ के 16-18 घंटे पढ़ोगे, मेरे ख्याल से को वो सही तरीका नहीं है प्रिपरेशन करने का. हालांकि वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं जो कैंडिडेट्स यहाँ देखता हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर वगैरह में, अनफॉर्चुनेटली दे आर इन दैट मोल्ड ऑफ 14, 16, 18 आवर्स. क्योंकि उनके पीयर ग्रुप में सब पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं. मुझको नहीं लगता कि मैं तो 8 घंटे की भी तैयारी एक दिन में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड जो है वो चंचल है और मैं अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता हूँ. नाउ डिफरेंट एक्टिविटीज शुड नॉट इंक्लूड सोशल मीडिया. यस. सोशल मीडिया वन शुड लर्न टू कीप आउट ऑफ दैट. और अगर आप बीए वगैरह कर रहे हैं और अगर आप उसमें आप अलोकेटेड टाइम 15 मिनट या आधा घंटा रखते हैं, इज नथिंग रॉन्ग इन दैट बिकॉज दैट्स ए वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल. बट देन यू शुड अलोकेट दैट टाइम एंड दैट डर विद. बट फॉर ए स्टूडेंट, normal student who is studying, I would definitely look at physical activities to be balanced with the studies because that is very. वो तो क्या फ्रेश माइंड है बच्चे का. 2-3-4 घंटा भी पढ़ना सफिशिएंट और बड़े लोग भी पढ़ता रहे सर. के बेके जो भी है फर्स्ट ईयर में है, अब आप उसको सोचे कि वो 16 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, ये मेरे को बेवकूफ़ी वाली बातें लगती हैं. इट इज़ अनरियलिस्टिक एंड अनजस्टिफाइड. फिजिकली भी उसके लिए सही नहीं हो. थोड़ा सा बाहर जाए, खेले भी, बाकी एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को डाले, स्पोर्ट्स वगैरह में डाले. हम यहाँ तक देखते हैं ना, हम IIT देखते हैं जो कोटा से बच्चे आते हैं उनका क्या हाल होता है, कैसे से नहीं आते उनका क्या हाल होता है. वो जो कोटा से आते हैं वो नॉन कोटा वालों के साथ मिक्सअप होकर धीरे धीरे इम्प्रूव. मैंने यहाँ तक देखा है IIT में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, दे गॉन टू IIM एंड दे इम्प्रूव इन IIM, नॉट इन IIT. बिकॉज यहाँ पे बोर्ड है अंतर्मुखी थे, इंट्रोवर्ट थे. IIM में जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई हमें तो प्लेसमेंट कमेटी में भी होना चाहिए, हम तो कल्चरल में भी जाना चाहिए, हमें तो स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए. जो IIT मिस कर गए, यहाँ थोड़े पढ़ाकू टाइप के रह गए.
सो ये तो एक कंटिन्यूस इवॉल्वमेंट होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ करने को है। खाली ये थोड़ा ना कि आप यूपीएससी को देखेंगे या बैंक पीओ को देखेंगे। सर जैसे इनके LBSN है सर हमारे वहाँ मसूरी में, तो जो उनके ट्रेनिंग पार्ट में कई वीडियो आते हैं कि पार्टी कर रहे हैं, इनका ट्रेनिंग चल रहा है, तो वो मतलब एक सही अप्रोच है। पार्ट ऑफ लाइफ है ना। देखिए मेरा पर्सनल मानना है ये है कि जो आदमी अपना आज नहीं एंजॉय कर सकता वो कल नहीं एंजॉय करेगा, तो कल तो करके आता ही नहीं। रोज आप आज में ही जीते हो। तो आई विल लाइक आई पर्सनली बिलीव हाउएवर सक्सेसफुल यू मे बी, if you are not happy, success has no meaning. And to be happy, you have to entertain yourself in the best possible mode. वो टाइम अलोकेशन जो मैंने शुरू में बात की, डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी जो आपने पूछा था, अब आप उसमें टाइम एलोकेट करिए। आप तब आप सिस्टम से चलिए। ये नहीं है कि क्यों आईआईटी में जो बच्चे आते हैं, और मेरे को जो सबसे खराब लॉट लगता है आईआईटी में, वो लगता है जो हॉस्टल में सोते रह जाते हैं, राइट? वो बहुत होते हैं। तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं, उसमें से आप प्रायोरिटाइज करिए। आप किस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोते रह गए तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। तो डिसिप्लिन से मैं वही कहूँगा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दे आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट qualities which must be developed and maintained in your undergrad. सर जो एस्पिरेंट्स है थोड़ा सा उनके लिए IAS का रोल क्या होता है कंट्री के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कि देखिए, एक तो जो सिविल सर्विस होती है उसको सब लोग IAS मान ले। यस। देखिए, सिविल सर्विस में खाली IAS नहीं होता। इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, इंडियन रेलवे सर्विस होती है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस होती है, इंडियन पोस्टल सर्विस होती है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस होती है, दुनिया भर की सर्विसेज होता है। तो जो ब्रॉड लेवल पे जो रोल होता है वो सब IAS को ही सिविल सर्विस मानती है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। और जो वैकेंसीज होती हैं जो आती हैं, लगभग 1000 के लगभग वैकेंसीज आती हैं। ऐसा इस साल भी 900 समथिंग है। वो उसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं वो IAS, IPS और उसके बाद IRS, ये चार मिला के दे कॉन्स्टिट्यूट रफली अबाउट 80% ऑफ द टोटल वैकेंसीज। तो बहुत गलत नहीं है इसको मानना, लेकिन बहुत सही भी नहीं है, क्योंकि IPS की IAS से कम नहीं होती और IRS की उससे ज़्यादा होती। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन IAS ऑफिसर, अगर ब्रॉड लेवल पे अगर हम उसको डिफाइन करें, सो IAS ऑफिसर इज सपोज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड स्कीम्स एंड लॉज इन जनरल इन द कंट्री। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया। वन इज पॉलिसीज, कोई ये पॉलिसी है तो IAS इज इम्प्लीमेंट पर IAS करेगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे वेस्टर्न लेवल पे हो। वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, सेकेंड स्कीम, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टाइम टू टाइम, तो उनको इम्प्लीमेंट करवाना वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा द लॉज ऑफ द लैंड। तो IAS का रोल सारे लॉज में है, लेकिन IPS का रोल इज इन द एनफोर्समेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉ। यहाँ अंतर आएगा। और IRS का रोल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेवेन्यू लॉज ऑफ द कंट्री एंड समटाइम्स एनफोर्समेंट, छापे मारना और समटाइम्स बट प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेवेन्यू रिलेटेड लॉस। तो ये मैंने एक आपको बहुत ब्रॉड लेवल के बताया, और मैं आपसे बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ 99.9% लोगों का जिनका हम इंटरव्यू लेते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होता। अब आप बताइए कि जिस सर्विस में जा रहे हैं उसके बारे में आपको नहीं पता और आप सेलेक्ट होने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपकी तैयारी की। अब दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू, और आपको उसकी जानकारी नहीं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं हो पाती। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब एक्सपेक्टेशन या जॉब रिक्वायरमेंट क्या, तो यार बड़ा अच्छा वो आपने सोच लिया कि अइना सोच पे नहीं जा रहे हैं। एक्सेक्ट आप रूप में या सोच पर नहीं चाहिए।
आप तो हवा हवाई बात नहीं कर। आपने जो सुन लिया वो सुन लिया, आपके खेल रिसर्च नहीं कर रहा। लाल बत्ती की गाड़ी बनने मिलेगी, बड़े अफसर बन जाएंगे, सब लोग हमें सलाम ठोकेंगे, हमारे पास गार्ड्स रहेंगे वगैरह, बड़ा बंगलो मिलेगी। रोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के 230 फंक्शंस, 230 फंक्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि उसको टाइटल्स कितने हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोर्ट में अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट का 100 रुपये लगती है, 100 बिलियन आपने 50 की लगाई, दैट मीन्स इट इज अंडर स्टैम्प्ड, दैट मीन्स इट विल नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जब आपका वकील बोलेगा आपको ये तो भैया एडमिसिबल ही नहीं है, तो आप बोलोगे तो अब मैं क्या करूं, बोलेगा इसको भैया इसको 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 दंड दीजिए और इसको इसके ऊपर जो मान है कि इसको रेगुलराइज कराई, तो 50 रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसका अप टू 10 टाइम्स ऑफ दैट पेनल्टी can be a penalty, which decision is to be taken by the district magistrate, whose one of the designations is he is adjudicator of the stamp duty. ये है उसका adjudicator of the stamp duty, right? तो ये तो लोगों को नहीं पता कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे करके उसके पास 55 टाइटल्स हैं, 55 टाइटल्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज। So this is the area and arena in which he operates, right? अब लोगों को तो ब्रॉड 3 भी नहीं पता। ब्रॉड 3 में एक लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें जो लोएस्ट लेवल पे एम्प्लॉय है गांव में वो पुलिसमैन, और लोएस्ट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है वो चौकी, उसका थाना, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। एसएसपी से स्टार्ट होगा और सिपाही तक जाएगा, बीच में आपके असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ, सर्किल ऑफिसर, डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी सब आए। दूसरा उसका लाइन ऑफ फंक्शन जो है वो है रेवेन्यू कलेक्शन। इनफैक्ट सारी कहानी वहीं से हुई थी गवर्नेंस की, ठीक है, मुगलों के टाइम से ये सब बातें मुगलों से थी। अंग्रेजों ने सिस्टमैटिक। तो जो रेवेन्यू वाला फंक्शन है वो जो रजिस्ट्रार है, सॉरी जो तहसीलदार है, उसका अंग्रेजी नाम है सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्टोनेसिव, बिकॉज रजिस्ट्रार इज डियर। अब वो तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार के नीचे कानूनगो है, कानूनगो के नीचे पटवारी है, और पटवारी ही लेखपाल। जब वो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको लेखपाल बोलते हैं, और वो जो नाप जोक करता है, म्यूटेशन करता है, तब उसी आदमी को पटवारी हो। अब ये लाइन है रेवेन्यू वाली। पहली लाइन हमने बताई लॉ एंड ऑर्डर वाली। तीसरी और इम्पोर्टेंट लाइन है डेवलपमेंटल लाइन, और डेवलपमेंटल लाइन में डीएम इज कॉल्ड डिप्टी कमिश्नर, बिकॉज उसका जो कमिश्नर है वो डिविजनल कमिश्नर है, उसके अंडर कई डिस्ट्रिक्ट आती। जैसे मेरठ का डिविजनल कमिश्नर जो है उसके अंडर मुजफ्फरनगर आएगा, ठीक है, उसके अंदर जो आसपास की सारी मेरठ के आसपास की डिस्ट्रिक्ट आएगी, 5, 6, 7, 8 जितनी भी हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो कमिश्नर को हेल्प करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ दोज एरियाज विच आर इंटर डिस्ट्रिक्ट इश्यूज। अब नदी बह रही है, वो 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, उसकी जिम्मेवारी डेवलपमेंट की उससे रिलेटेड कमिश्नर साहब की है। और ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इनका जो डेवलपमेंटल फंक्शन है, डिप्टी कमिश्नर के नीचे जो आदमी है वो कहीं कहीं उसको एसडीएम बोलते हैं, कहीं उसको एसडीओ बोलते हैं। अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाने की जिम्मेवारी एसडीएम की, राइट। डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शन है। ऐसे ही आपका वो हो जाता है ये डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इज स्टिल अनदर फंक्शन, प्रोटोकॉल रिलेटेड स्टिल अनदर फंक्शन। ऐसे बहुत। तो मैंने आपको 3 मोटे फंक्शन बताया। और डेवलपमेंट वाला जो फंक्शन है, इसमें जो लोएस्ट लेवल है, अगर आप ऊपर से चलें तो जिला पंचायत, जिला पंचायत के नीचे ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति के नीचे जो है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, बीडीओ के नीचे एडीओज हैं, और एडीओज के नीचे जो आदमी लास्ट इन द लाइन है, ही इज कॉल्ड, पहले विलेज लेवल VLW बोलते हैं, विलेज लेवल वर्कर, अब उसको जो है विलेज सेक्रेटरी बोलते हैं,
या अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट में, क्योंकि वो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की मदद करता है जो अनपढ़ भी हो सकता है। तो ये आदमी जो है डेवलपमेंटल फंक्शन में काम आता है, और ये नीचे से ऊपर तक पूरी की पूरी व्यवस्था में इलेक्टेड एम्प्लॉय जो है वो जिला परिषद बनाते हैं, और डीएम जो है वो इलेक्टेड नहीं है, वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल। इन दोनों के सामंजस्य से पूरा डेवलपमेंट वर्क होता है। अब ये मैंने 3 आपको ब्रॉड लाइंस ऑफ डेवलपमेंट, ब्रॉड लाइंस ऑफ फंक्शन बता, ये 3 मोटे मोटे हैं, बाकी तो मैंने आपको बताया कि 230 बड़े सर हैं। सर एक प्रयास तो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नहीं सर उसमें क्या डिफरेंस है सर? अरे बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि वो आदमी वही है। ही वियर्स 3 कैप्स जो मैंने अभी आपको बताया। कलेक्टर मीन्स कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जिसमें तहसीलदार वाली लाइन से नीचे पटवारी तक भी, तो ही इज कलेक्टर। दूसरा आपने क्या पूछा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज ही इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो जुडिशियल में चला गया। हाँ, तो एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही हैज सर्टेन पावर्स of taking decisions which relate to mainly law and order, but sometimes even relating to crime points, lower level of crime. उसके पास वो पावर्स है, ठीक है ना। अब सिटी मजिस्ट्रेट होता है, ये सब लोग होते हैं, तो वो इवन जो डीएम के असिस्टेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, फाइनेंस एडीएम इन ईयर। तो ये 2 कैप तो ये हैं, और तीसरी कैप जो है वो आपने नहीं पूछा, वो डिप्टी कमिश्नर। Same man. Some states they call collector, sometimes they call BM, sometimes they call deputy commissioner, but deputy commissioner कई जगह नहीं कहते, क्योंकि ये नया फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंस के बाद क्रिएट हुई है। ओके। जबकि वो दोनों पुराने फंक्शन हैं, तो हिस्टोरिकली या कलेक्टर बोलते हैं या डीएम बोलते हैं, या कोई ये तो हम लोग डेप्थ में चले गए। यस। लेकिन ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली जिन कैंडिडेट्स के हम इंटरव्यू लेते हैं उनको नहीं पता होती, तो बहुत ये रूरल एरिया से जो कैंडिडेट आते हैं उनको पटवारी और लेखपाल में अंतर नहीं पता, जबकि वो सेम आदमी। यस। थैंक यू सर, आपने हमें अपना टाइम दिया, आप यूएससीसी के मंच पे आए, छात्रों के लिए बहुत बढ़िया आपने मार्गदर्शन हमको प्रदान किया। मैं सर जल्दी दोबारा शुरू मिलना चाहूँगा। मैं एक सर सीरीज दोबारा करें आपके साथ में। धन्यवाद। थैंक यू सर।